इफ यू से पैलेस्टीनिस्तान, अगर मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करूं दुश्मनिस्तान, दो कारण है इजराइल युद्ध पे गया, एक नहीं, एक न्यूक्लियर करने के लिए है, दूसरा टेररिज्म रोकने के लिए है। सुन्नियों ने कभी भी शिया को एक प्योर मुस्लिम की तरफ नहीं देखा है। वो कुफर नहीं है पर वो तकफीर है। दे वर नॉट पैलेस्टीनियन, दे वर फिलिस्तीन। फिलिस्तीन है पुराने यहूदी में, उसका मतलब ही है दुश्मन। ये लिबरल कहते हैं पैलेस्टाइन का लैंड है। वो पैलेस्टाइन का लैंड वो उन्होंने किससे लिया था? अंग्रेजों से। वो इट वाज अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। आजकल अगर सऊदी और अमीरात जाएंगे ना, दुबई अबू धाबी, अगर आप बोलेंगे मैं फिलिस्तीनी हूं, थप्पड़ पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे मैं इजरायली हूं, आपका हाथ मिलाया जाएगा और खाना दिया जाएगा। वो बोल रहे थे हम इस्लामिक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, पर असली में वो शिया रेवोल्यूशन था। देखिए, अगर कोई आके बोलता है अरे हम इंडिया में रेजिम चेंज करना चाहते हैं, आपको कैसे लगेगा? आप चुम्मा दोगे या थप्पड़ दोगे? ठीक है, तो ईरान बेसिकली बोल रहा है कि भाई हम आके हम तुम्हारे सब कंट्रीज को डेमोक्रेसी देंगे। ईरान बहुत कॉम्प्लेक्स देश है भाई। आप इराक में सक्सीड नहीं कर पाए, अफगानिस्तान में कैसे टांगों के बीच में पूंछ लगा के आपको भागना पड़ा। There has never been anything called Islamic Ummah. This is a concept that they bring on themselves. रोग जब आता है आपको आइसोलेशन में रखा जाता है ना, कोविड के टाइम ऐसे वैसे। अभी ईरान वैसे है। अगर वो आइसोलेशन टूटा और सब ने उनको पैसा देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट देना शुरू किया, तो सऊदी अरेबिया का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, एमिरेट्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। ये डेंजरस है। तो देख लीजिए, एक साल के अंदर हमास बर्बाद हुआ, हिजबुल्लाह बर्बाद हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, खूदियों को भी बर्बाद कर दिया गया है। अब किसकी बारी थी? ईरान की बारी थी। दूसरों को फुकवाओ, दूसरों को वो ठर्रा दो, खुद अपना ठर्रा नहीं पीना चाहिए, खुद अपना गांजा कभी फूकना नहीं चाहिए। उसकी तरह सिचुएशन है। ईरान ने खुद अपना गांजा फूका, ईरान ने खुद अपना ठर्रा पी लिया। इजराइल असली में दुश्मन बन गया, और ये दुश्मन किसी को, it is not an enemy you want. Hello and welcome back to the pamphlet, Abhijit. So good to have you back on our show. Jairam ji ki Nirva Ben, always happy to be back on your show. All right. Okay, let's start with what Israel and Iran are up to. Tell us what is happening between the two nations in the Middle East. युद्ध चल रहा है, और क्या चल रहा है? इसको ना समझाने के लिए लगभग 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब तक शाह राज करता था ईरान पे, तब तक ईरान और इजराइल बहुत निकटतम, आई वुड ऑलमोस्ट से एलाइज थे। ठीक है, पब्लिक में एक दूसरे का मदद नहीं करते थे, पर जब भी किसी का, और उन दिनों में बस इजराइल का ही बहुत युद्ध होता था, ईरान बहुत चुपचाप से बहुत ज्यादा मदद भेजता था। ठीक है, बट जब से ये आयतोल्ला रेजिम आया, आयतोल्ला खुमैनी ने सबके साथ, बस इजराइल के साथ नहीं, सबके साथ रिश्ता एक एक करके बिगाड़ा। इराक के साथ रिश्ता बिगाड़ा, अमेरिका में एम्बेसी में उनके जो दूतावास थे उसमें सब लोगों को हॉस्टेज लेके उनके साथ रिश्ता बिगाड़ा। फिर रूस ने, क्योंकि अफगानिस्तान का इन्वेजन किया था, उनके साथ रिश्ता बिगाड़ा। इजराइल के साथ भी रिश्ता बिगाड़ा। अब देखिए 1979 तक अगर आप देखेंगे, ये एक 1950 में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे सर ओलाफ कारो, और उन्होंने बहुत एक इन्फ्लुएंशियल बुक लिखा था, द वेल्स ऑफ पावर। और वेल्स ऑफ पावर में उन्होंने बोला था कि हमारे वेस्ट के मदद करने के लिए रूस के खिलाफ 3 पावर इंपॉर्टेंट है। एक है तुर्की, दूसरा है ईरान, तीसरा है पाकिस्तान। आप ये छोड़ दो कि पाकिस्तान को उस टाइम कोई बॉर्डर नहीं था सोवियत संघ के साथ, वो अफगानिस्तान के साथ था, बट एनीवे वो दूसरी बात है। तो इसके तहत ईरान को बहुत सारा अमेरिकन इक्विपमेंट मिलता था। आज जो हम समझते हैं कि सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स ही सबसे बड़े दोस्त हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, नहीं, उन दिनों में ईरान को जो चाहे मिलता था, अमीरातियों को और सऊदियों को जो वो थाली में जो बचता है, जो हम कुत्ते को देते हैं ना, वो मिलता था। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 1979? क्या हुआ कि ये रिश्ता
उन्होंने इतने ज्यादा लोगों को दुश्मन बना दिया एक दिन के अंदर कि सॉरी इट्स जस्ट दिस थिंग, इतने सारे दुश्मन बना लिए उन्होंने कि देयर वाज नथिंग अमेरिका कुड डू अदर देन मेक सऊदी अरेबिया प्राइमरी एलाई बन गया उधर। हमने ईरान को दिया था रूस सोवियत संघ को कंट्रोल करने के लिए, पर ईरान गिर गया तो हमको अब सऊदी अरेबिया को देना पड़ेगा ईरान को कंट्रोल करने के लिए। और इसीलिए लोगों को याद नहीं है सऊदी अरेबिया ने क्यों ओसामा बिन लादेन और ऐसे लोगों को अफगानिस्तान भेजा था, क्योंकि उनको दिखाना था अमेरिका को कि हम तुम्हारे नए अच्छे मित्र हैं, तो देखिए हम क्या चमत्कार कर सकते हैं अफगानिस्तान में आपके लिए सोवियत संघ के खिलाफ। और देख लीजिए अगर हमने सोवियत संघ के खिलाफ ये गेम खेला है तो हम ईरान के खिलाफ क्या गेम खेल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ कि ईरान जो सबसे ताकतवर देश था उधर, अगर आप 90s 2000s में देखेंगे वो बैलेंस कंप्लीटली बदल गया। जो फंक्शनल एयरक्राफ्ट थे ईरान के पास ना के बराबर थे, और सब जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, बहरीन, ओमान, कतर, उन दिनों में कतर इतना ये नीच देश नहीं था, और अमीराती, सऊदी सब मिला के उनके पास जब 600-700 लड़ाकू विमान होते थे एकदम फर्स्ट क्लास। ईरानियंस के पास 120-200 होते थे, ऑल सेकंड क्लास तो छोड़ दो, थर्ड क्लास। ठीक है, सो जो सऊदियों के पास प्लेन थे वो एसी फर्स्ट क्लास का होता था, और जो ईरानियंस के पास था वो बिना सोफा का, वो ये होता है ना बिना कुशन का ट्रेन में, थर्ड क्लास माइनस, या वो जनरल, वो हाँ अनरिजर्व्ड, वो सब उसमें कुशन भी नहीं होता है, आपको पता कुशन है? भी नहीं होता, करेक्ट। हाँ, बस लकड़ी का ये होता है कुछ, तो उसकी तरह था। ठीक है, तो नॉट नाइस एट ऑल। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम टेररिज्म को डेवलप करें सेम वे एज पाकिस्तान। पाकिस्तान हमको हरा नहीं पाया, तो उन्होंने टेररिज्म डेवलप किया एज अ मींस ऑफ बैलेंसिंग इंडिया। तो ईरानियंस ने यही किया। इसके एड में उन्होंने हुदी लगाए यमन में, हिजबुल्ला लगाया लेबनान में, सीरिया का रेजीम उनका ही कब्जे में था प्रीटी मच एवर सिंस, जब से जो आंतरिक युद्ध चल रहा था सीरिया में, वो जब से शुरू हुआ और असाद का जो तख्ता था वो थोड़ा पलटने का डर था, तब से ईरान टुक ओवर सीरिया। ठीक है, इराक में अमेरिकनों के वजह से ही, क्योंकि सदाम हुसैन सुन्नी था और वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री पे राज करता था, उन्होंने उसी को हटा के ईरान को उधर पावर दे दिया। तो सब जो ईरान में होते हैं वो सब इराक में जो भी होते हैं वो ईरान के कठपुतले होते हैं। तो देख लीजिए वो 15-20 साल के अंदर उनको बहुत सक्सेस मिला। पाकिस्तान को कभी भी इतना सक्सेस नहीं मिला टेररिज्म के साथ जो ईरान को मिला है। ईरान को क्या मिला? इराक मिल गया, सीरिया मिल गया, लेबनान मिल गया, यमन मिल गया, गाजा पट्टी मिल गया। यानी कि ईरान का जो टेरिटरी है उन्होंने ऑलमोस्ट डबल करके दिखाया। ठीक है ना, प्योरली थ्रू टेररिज्म। अब क्या हुआ कि 7 अक्टूबर बहुत बड़ी गलती, शायद ये सिचुएशन कंटिन्यू होता अगर 7 अक्टूबर 2023 ना होता। पर 2023 में क्या हुआ आपने देखा, सब हमारे दर्शकों ने देखा है वीडियो पे। उधर क्या हुआ कि इजराइल ने निर्णय ले लिया कि वो एक एक करके लोगों को, पहले तो निर्णय लिया था हमास को ही मारेंगे, पर वो जब हमास को मारने पे तुले, लेबनान को उसमें घुसना था कि भाई ये हमारे पैलेस्टीनियन भाई हैं, हमारे एलाइज हैं एसेंशियली। तो लेबनान उसमें घुसा और हुदी लोग उसमें घुसे। तो इजराइल ने क्या किया, पहले लेबनान को, हिजबुल्ला तो आपने देखा वो पेजर ऑपरेशन कितना शानदार ऑपरेशन था, सब मार डाला। जैसे ही उन्होंने हिजबुल्ला, अब देखिए हिजबुल्ला ही जो सीरिया में जो आंतरिक युद्ध चल रहा था, हिजबुल्ला ही असाद के स्पेशल फोर्सेस थे। तो जब हिजबुल्ला का लीडरशिप चला गया, आप समझ लो कि सीरियन फौज का सबसे अच्छे जो ब्रिगेड हैं वो सब मर गए हैं। तो उसके बाद सीरिया तख्ता पलटा।
गाजा की तो आपने देखी है, ऐसी की तैसी हो रखी है। तो देख लीजिए, 1 साल के अंदर हमास बर्बाद हुआ, हिजबुल्ला बर्बाद हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, खूदियों को भी बर्बाद कर दिया गया है। अब किसकी बारी थी? ईरान की बारी थी। वेल, टेक्निकली इराक की भी बारी हो सकती थी, पर इराक ने क्या बोल दिया कि ईरान का जो सबसे बड़ा उधर कठपुतला था ना, मुक्तदा अल सदर, उसने बोल दिया देखो ईरान के झगड़े हैं, हमारे से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इजरायली एयरफोर्स हमारे ऊपर से जाना चाहता है, जाओ, बस अपना प्रेजेंस अनाउंस मत करो, थोड़ा रात को जाओ प्लीज। ठीक है। सऊदी तो जैसे मैंने बताया 1980 से सऊदी को डेमोन्स्ट्रेट करना था अमेरिका को, कोई हम सोवियत संघ का भी विरोध कर सकते हैं, ईरान का भी विरोध कर सकते हैं। तो पब्लिक में उन्होंने बहुत कड़ी निंदा की है इजराइल की। प्राइवेट में जो मैं देख रहा हूं सैटेलाइट पे, इजरायली एयरक्राफ्ट सऊदी बेसिस से निकल रहे हैं भाई। ठीक है, सऊदी सऊदी उनको रिफ्यूलिंग दे रहा है, उनको बेस दे रहा है। अमीराती उनको पर्शियन गल्फ के ऊपर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं उनके एयरक्राफ्ट का। ठीक है ना। तो पब्लिक में वो कहते हैं ना, सॉरी टू यूज द टर्म, पर दिन में सिस्टर रात में बिस्तर, उसकी तरह दिन में दुश्मन रात में सुहाग रात, जो भी हो रहा है। राइट। तो यही होता है। दिस इज अरब पॉलिटिक्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना। सो ईरान ने बहुत ये देखिए, इसीलिए लोग समझते नहीं है। जब एक युद्ध होता है, उसका जो गोल है, जब आपने अचीव कर लिया है, आपको उधर ही रुक जाना चाहिए। जो हमने 6 मई को अचीव किया था, वही हमने 10 मई को रीइंफोर्स किया। वो जो लोभ होता है, वो लालच होता है, अरे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ और थोड़ा करें, कुछ और थोड़ा करें, और फिर जब थप्पड़ पड़ती है ना, तब अच्छा नहीं होता है। हमने रोक दिया, ईरान कभी ने रोक नहीं पाया है। एंड अब इजराइल भी खुद को रोक नहीं पा रहा है। ओरिजिनल एम्बिशन क्या था कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर को ही निकालेंगे। अब न्यूक्लियर मामला क्यों आया? देखिए, एक रिएक्टर चलाने के लिए थोड़ा रिफाइनमेंट होना पड़ता है यूरेनियम का, क्योंकि यूरेनियम कोई भी मेटल तो हमेशा ओर फॉर्म में आता है ना, तो ओर को गला के उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। चाहे लोहा हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे पीतल हो, चाहे तांबा हो। तांबा आई थिंक इज ब्रॉन्ज, दैट इज एन एलॉय, बट इज पीतल एन एलॉय? वेल, कॉपर ब्रॉन्ज, आप समझ रहे हो। हाँ, मेरे को हिंदी में पता नहीं कौन सा मेटल है, कौन सा एलॉय। मेरे को बस लोहा पता है कि लोहा प्योर होता है, लोहा सोना ये सब। हाँ, इसमें आता है। ठीक है। सो यूरेनियम इज लाइक दैट। यूरेनियम इज अ वेरी हैवी मेटल, पीपल डोंट रियलाइज। उनको लगता है कि भाई ये कुछ ये है, वो लोहे से कई गुना ज्यादा ताकतवर मेटल है, और वो जो है उसको रिफाइन करना पड़ता है रिएक्टर में डालने के लिए। पर उसका रिफाइनमेंट मैक्सिमम एक रिएक्टर के लिए से 35-40% की जरूरत पड़ती है। ईरान ने अब तक 60%, ऐसे कोई भी दुनिया में रिएक्टर नहीं है जिसको 60% एनरिच्ड यूरेनियम की दरकार है। आप अगर एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हो, आपको 80% प्लस चाहिए, यानी कि वो बस 20% बचा था, उसको 80-90, टेक्निकली इट शुड बी 90% प्लस, बट 80% में भी चल जाएगा। ऐसे ब्रिटिश बॉम्ब्स हैं जो थोड़ा डर्टी यूरेनियम से बने गए हैं, काफी इफेक्टिव हैं। ठीक है। सो इट इज नॉट अ डर्टी बॉम्ब, इट इज अ प्योर बॉम्ब जो थोड़ा अनरिफाइंड यूरेनियम से बनाया गया है, और उसमें से आप प्लूटोनियम भी निकाल सकते हो, कई सारी चीजें निकाल सकते हो आप रेडिएशन करके। सो ईरान की जरूरत क्या थी? और बार बार जब ये इधर आए उधर जाता था, उनको कुछ ना कुछ मिलता था जहां ईरान झूठ बोले जा रहा है, झूठ बोले जा रहा है। अरे हमने ये पकड़ लिया, तुम देखो, तुमने वो तकिए के पीछे 2 समोसे छिपा के रखे थे, अच्छा समोसा निकाल दिया, समझ लो मैं डायबिटिक हूं। ठीक है, समोसे नहीं खाने चाहिए, कचौड़ी नहीं खानी चाहिए, क्या वो बेसन में डाल के जो तलते हैं, पकौड़ी नहीं खानी चाहिए, गाजर का हलवा ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पहली बार मम्मी आती है घर पे,
बेटा ये क्या है, कुछ खुशबू आ रहा है, ये तकिया के पीछे देख लो समोसा मिलता है। दूसरी बार वो जोधपुर की खट्टी मीठी कचौड़ी मिलती है। तीसरी बार उनको मैकडॉनल्ड्स का पोटैटो चिप्स वो फ्रेंच फ्राइज मिलता है। चौथी बार उनको वो हल्दीराम का मूंग दाल का हलवा मिलता है। पांचवी बार उनको रसमलाई मिलता है। तो थप्पड़ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? और आप टेररिज्म कर रहे हो उसके ऊपर। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत अच्छी बात है। दो कारण है इजराइल युद्ध पे गया है, एक नहीं। एक न्यूक्लियर करने के लिए है, दूसरा टेररिज्म रोकने के लिए है। आप बोल सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार न्यूक्लियर कारणों के वजह से जो अटैक हुआ है ये इलीगल है, गैर कानूनी है। क्योंकि जो अटैक का जो नियम होता है कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, आप प्री एम्प्ट कर सकते हैं, इसमें फर्क है। अगर अभिजीत और निर्वा में दुश्मनी आ गई और मैं समझ रहा हूं कि निर्वा मेरे को थप्पड़ मारने वाली है, थप्पड़ मारने वाली है, थप्पड़ मारने वाली है, और मैंने तुम पे हाथ उठाया, वो गैर कानूनी है। पर अगर तुम एक्चुअल में मेरे को थप्पड़ मारने आई हो और तुमने हाथ उठाया, ऐसे किया मारने के लिए, तब मैंने जल्दी से जाके, वैसे मेरे साइज के लिए मैं ज्यादा जल्दी हो नहीं सकता हूं, पर समझ लो मैं हूं कोई वो फाइटिंग टाइगर, क्या वो बेयर क्लॉ ईगल ड्रैगन, वो सब कुंग फू व्हाटएवर, Kung Fu Panda. हाँ वो आपको उसके पहले ही मार दिया, वो सेल्फ डिफेंस। ये आप देखिए पर्सनल सेल्फ डिफेंस में भी ये होता है। वो मेरे को मारने वाला है इसलिए मैं उसके घर जाके उसका आज ही कत्ल कर दूं, नहीं चलेगा। पर अगर वो मेरे घर बंदूक लेके आया और एक दो ऊपर उसने छत पे गोलियां चलाई मेरे को धमकाने के लिए, और मैंने दरवाजा खोल के उसको शूट किया, इमीडिएटली सेल्फ डिफेंस हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ में भी ये है। तो आप बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर कारणों की वजह से हमला हुआ है ये गैर कानूनी है। पर दूसरा चीज है अक्रीशन ऑफ इवेंट्स। अक्रीशन ऑफ इवेंट्स माने इस बंदे ने बार 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 यही किया और मैंने ये कर दिया। यानी कि ये बंदा, ठीक है, मेरे को हमेशा बंदूक लेके आता था मेरे घर, मेरे को मारता नहीं था, पर बार बार वो बंदूक चलाते रहता था छत पे या मेरे बालकनी के नीचे आके मेरे को धमकी देते रहता था और चलाते रहता था। मैंने पुलिस को कॉल किया, मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया कोर्ट का, फिर भी पुलिस उसको कुछ कर नहीं रहे थे। और अब मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरी बीबी हो गई है, उनका देखभाल करना है, मेरी बूढ़ी माँ है, तो मैंने बंदूक लेके मार दिया। लीगल, इट इज लीगल। तो दो कारण हैं, एक लीगल है, एक इलीगल आप मान सकते हो। वैसे अंतरराष्ट्रीय नियम में ना ये प्रिवेंशन और प्रिएम्पशन का ना बहुत Yeah, very dicey, very very correct. Okay, see, I'll ask this it may appear very juvenile question, लेकिन ये है कि ईरान एक शिया डोमिनेटेड स्टेट है, ठीक है। बाकी जो अरब कंट्रीज है आसपास इसराइल के, वो सुन्नी मेजॉरिटी है। ईरान को इसराइल से प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल? दूसरा ये कि अगर हम कह रहे इज दिस, अगर सऊदी अरेबिया इज ऑफरिंग, वो एयरबेस अपना ऑफर कर रही है इसराइल को, बाकी जो जैसे पाकिस्तान भी क्वाइटली चुप बैठा हुआ है, आर दीज कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, आर दे बिट्रेइंग द उम्मा? ये भी एक चैटर है ऑन सोशल मीडिया पे, दैट द इस्लामिक कंट्रीज आर बिट्रेइंग द उम्मा बाय नॉट स्टैंडिंग बाय ईरान। These two questions. First, what does ईरान को इजराइल से पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, और ये उम्मा बिट्रेयल? ठीक है, देखिए ईरान को बोलते हैं प्रॉब्लम है कि आप फिलिस्तीनियों का पे अत्याचार कर रहे हो, फिलिस्तीनियों का लैंड आपने ले रखा है। पर भाई ईरान को तो देखो, ईरान में दो सुन्नी मेजॉरिटी प्रोविंस है, एक का नाम है बालोचिस्तान सीस्तान, वो आपके साथ नहीं होना चाहते, वो शिया नहीं है, वो सुन्नी है, वो पाकिस्तान बॉर्डर में है। इराक कुवैत बॉर्डर में उनका प्रोविंस है खुजेस्तान, जो सुन्नी मेजॉरिटी है। उधर अरबी बोला जाता है, अरबी भाषा बोला जाता है, फारसी नहीं बोला जाता।
वो भी आपका पार्ट बनना नहीं चाहते। उत्तर पश्चिमी ईरान में कुर्दी आपका पार्ट बनना नहीं चाहते हैं। उधर ही अजेरी हैं, वो भी आपका भाग नहीं बनना चाहते। क्या आप उनका लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हो? ठीक है, पर वो तो शिया हैं। कुर्दीज ऑन द अदर हैंड आर नॉट शिया, द अजेरीज आर शिया। तो क्या ऑक्यूपेशन है, क्या अत्याचार है, क्या ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कौन बताएगा आपको? ठीक है, वही आप इराक देख लीजिए। इराक एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, बट इराक में कुर्दियों को इंडिपेंडेंस, आई मीन वर्चुअल इंडिपेंडेंस है। बगदाद से कोई डिक्टेशन नहीं आ सकता है। उधर भी आप सुन्नियों पे अत्याचार कर रहे हो। सीरिया में आपका शिया एलावाइट एक शिया सेक्ट है, और वो मैक्सिमम 5 से 10% ऑफ द पॉपुलेशन होंगे, पर बाकी सीरिया का पॉपुलेशन जो था 80% से ज्यादा सुन्नी था। तो उधर 10% 80% पे राज करते थे। वो अत्याचार नहीं था। ठीक है, ये जहां होना होता है, ये अत्याचारी ना अत्याचारी, मैं अत्याचारी हूं तू अत्याचारी नहीं है, मैं सर्टिफिकेट दे, ये लिबरल लोग सर्टिफिकेट देते हैं ना, आप सेक्युलर हैं, आप सेक्युलर नहीं हैं। जब शिवसेना कांग्रेस के साथ चले जाती है, वो सेक्युलर बन जाते हैं। जब वो इस साइड होते हैं, वो कट्टर संगी हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक चीज था। सुन्नियों ने कभी भी शिया को एक प्योर मुस्लिम की तरफ नहीं देखा है। वो कुफर नहीं है, पर वो तकफीर है। और ये क्यों आता है? क्योंकि देखिए, जो अरब हिस्ट्री, जो मुस्लिम हिस्ट्री है, इसको अरबों ने बस 200 साल के लिए, 150 से लेके 200 साल तक बनाया था। बाकी जो 1200 साल है, देखिए 200 साल और 1200 साल, बाकी जो 1200 साल हैं, वो तुर्कों ने बनाया था, जो पहले बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, और वो शराब पीते थे, गैर कानूनी चीजें खाते थे। तो अरबों ने ये ढूंढा कि तकफीर नाम का एक चीज है, जहां कुफर नहीं हो पर आप असली मुसलमान नहीं हो। तो वो शियाओं को तकफीर मानते हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है कि ईरान को दिखाना था, देखिए पहले जब शाह थे, मुस्लिम यूनिटी था, वो शिया सुन्नी डिवाइड डिडंट मैटर दैट मच। ठीक है, एक किस्म का यूनिटी था, क्योंकि जैसे मैंने बताया, शाह तो ईरान के, इजराइल के बहुत निकटतम थे। पर बाद में जब पूरे अरब देश उस पर टूट पड़े, वो दिखाना चाहते थे कि भाई हम इस्लामिक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, ये शिया रेवोल्यूशन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सब जो सुन्नी कॉजेस थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया। अफगानिस्तान में जिहाद को, इराक में कुर्दियों को, लिबनान में शियाओं को, पर गाजा में सुन्नियों को। ठीक है, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम बस शिया नहीं हैं, हम पहले मुसलमान हैं। तो इसके वजह से अरब दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट मामला क्या था? वैसे मैं इसको आर्टिफिशियल मानता हूं, क्योंकि आजकल अगर सऊदी और अमीरात जाएंगे ना, दुबई, अबू धाबी, अगर आप बोलेंगे मैं फिलिस्तीनी हूं, थप्पड़ पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे मैं इजरायली हूं, आपका हाथ मिलाया जाएगा और खाना दिया जाएगा आपको। तो ये जो इट इज द बर्निंग अरब सेंटिमेंट, एक न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर मैं जानता था, वो अब दुश्मन बन गया है, अल राय अल आम। अब ये आपको फारसी में भी समझ में आ जाएगा, फारसी थ्रू फारसी उर्दू, आम लोगों की राय, अल राय अल आम। ठीक है, यानी कि ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। वो हमेशा ये फिलिस्तीन 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 फिलिस्तीन, और उसका रीडरशिप ही चला गया फिलिस्तीन फिलिस्तीन करके। बट दे वॉन्ट यू टू बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो ईरान को ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके क्रेडेंशियल्स, इस्लामिक, हम तकफीर नहीं है, क्रेडेंशियल्स दिखाने के। पर जब आप ऐसे करते हैं तो असली में लोग दुश्मन बन जाते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं ना, डोंट एवर ड्रिंक योर ओन कूल-एड, कि आप जो अपने कंजम्पशन के लिए घर में जो ठर्रा बनाते हैं या गांजा फूकते हैं,
दूसरों को फुकवाओ, दूसरों को वो ठर्रा दो, खुद अपना ठर्रा नहीं पीना चाहिए, खुद अपना गांजा कभी फूकना नहीं चाहिए। उसकी तरह सिचुएशन है। ईरान ने खुद अपना गांजा फूका, ईरान ने खुद अपना ठर्रा पी लिया। इजराइल असली में दुश्मन बन गया, और ये दुश्मन किसी को, it is not an enemy you want, and they played the game very well. So this was the problem they had with them. Now why are the other Arab countries helping? जो आपका दूसरा प्रश्न था, बाकी अरब स्टेट्स, एक तो क्योंकि वो बोल रहे थे हम इस्लामिक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, पर असली में वो शिया रेवोल्यूशन था, इस वजह से डरते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका सबसे बड़ा कंसर्न है बहरीन। बहरीन में एक सुन्नी राज खानदान है, पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया है, ठीक है। और अगर आपने अरेबियन पेनिनसुला में, खलीज में, आपने एक राजशाही को अगर आपने निकाल दिया तो बाकी राजशाही भी गिरेंगे। अरबों को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब देखिए अगर कोई आके बोलता है अरे हम इंडिया में रेजिम चेंज करना चाहते हैं, आपको कैसे लगेगा? आप चुम्मा दोगे या थप्पड़ दोगे? ठीक है। तो ईरान बेसिकली बोल रहा है कि भाई हम आके हम तुम्हारे सब कंट्रीज को डेमोक्रेसी देंगे। अब लोगों को कैसे लगेगा? ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो द अरब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के वजह से ईरान के खिलाफ बना, कि ईरान ने अमेरिका का पहले दुश्मन बनाया, तो हमको दिखाना है, अगर अमेरिका से ये सब अच्छी चीजें चाहिए तो हमको दिखाना है कि हम बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, ईरान को ओपोजिंग ईरान, नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ कि आप ईरानियन सरकार हमारे ही सरकारों को धमकी दे रही है, नंबर 2, कि हम तुमको डेमोक्रेसी दे देंगे। तीसरा, ये जो शिया सुन्नी है ये असली का नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिक्स को छिपाना है। पर हमेशा से ही ये कुफर, तकफीर, ये क्या होता है? लोभी, लालची, बलात्कारी लोग जब रेगिस्तान से निकले लूट मार करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, उन्होंने बोला कि भाई तुम काफिर हो, हमारा रिलीजियस ड्यूटी बनता है तुमको नूर दिखाने का, ये सब, ठीक है ना। बट like everything, fanaticism always sets in. There are some people who actually believe कि तुम कुफर हो, हम तुमको रोशनी दिखा रहे हैं। ईरान में भी यही हुआ, इजराइल में भी। आई थिंक इजराइल इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक गोइंग इन फॉर रेजिम चेंज। ईरान बहुत कॉम्प्लेक्स देश है भाई, आप इराक में सक्सीड नहीं कर पाए, अफगानिस्तान में कैसे टांगों के बीच में पूंछ लगा के आपको भागना पड़ा। अभी भी याद है ना 2023 में क्या, या 22 में, पता नहीं क्या था, कब था, 21 आई थिंक, हाँ, द तालिबान रिटर्निंग, करेक्ट, जब था। हमने सब वो सीन्स याद है हमारे को, काबुल एयरपोर्ट वाले सीन्स, है ना। चलो, जो हुआ सो हुआ। Right. Okay. See, again, now this brings me to agar since regime change ki baat hui. One thing, sorry. There has never been anything called Islamic Ummah. This is a concept that they bring on themselves. ऐसी कोई और कौम नहीं है जिसने खुद अपनी पीठ पे अपने ही लोगों पे इतना सारा खंजर पिटाई की हो। अगर ये ना पूरे 50s, 60s, 70s, 80s तक, टू एन एक्सटेंट इवन नाउ, एक अरब वर्ल्ड के अंदर ही, ऑल सुन्नी स्टेट्स के अंदर ही एक कोल्ड वॉर, हॉट वॉर चल रहा था। लोगों को ये पता नहीं है। यमन सिविल वॉर, ये दूसरा यमन सिविल वॉर है। पहले भी एक यमन सिविल वॉर हो चुका है, जहां इजिप्ट सऊदी अरेबिया का ये कर रहा था। वो एक दूसरे को ऐसे पलटते हैं भाई। सऊदी अरेबिया तो पहले असाद की निंदा कर रहा था, और असाद के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनको समर्थन कर रहा था। फिर 2 साल में उन्होंने एकदम पलट दिया 180 degrees. So people don't realize Arab politics, there is no such thing as ummah. Total bogus concept है।
कुछ नहीं होता। concept of convenience in that case. टोटल। ठीक है। Okay, since we talked about the regime change, if अगर Iran as a Shia majority, if it falls, there is a regime change there. उसका इंडिया पे क्या असर? बिकॉज फिर अरब एक तो again, does that bring rise to the Sunni extremism? What does that show for India then? Threats surrounding India. देखिए, सुन्नी एक्सट्रीमिज्म तो नहीं बढ़ेगा, बट क्या होगा कि ये इसमें देखिए सऊदियों का, अमीरातियों का, ओमानियों का, बहरीनियों का, एक किस्म से इराक का भी, मिस्र का इंटरेस्ट एक ही है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर परमाणु हथियार ना बना सके, पर दूसरा इंटरेस्ट ये भी है कि रेजिम चेंज कभी ना हो। ठीक है ना? अब आप देख लीजिए, अगर मैं एक हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहा हूं इधर, क्या बोल के कि वो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो पागल है, वो रात को चक्कू लेके जो भी रास्ते पे जाता है उस पे खंजर मारती है, तो मैं सबसे बोलता हूं कि आप मेरे को, सब स्ट्रीट वालों, मेरे को पैसा दो, क्योंकि मैं आंटी के पास रहता हूं, मैं डंडा लेके घूमूंगा, जैसे ही वो पागल आंटी आती है मैं उसको डंडा मारूंगा। पागल आंटी बीइंग ईरान, ओके, एंड हफ्ता वसूली गाय बीइंग एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ऑल दीज कंट्रीज। अब देखिए, मैंने ये इतना प्रॉफिटेबल है कि मैंने अपना काम सब छोड़ दिया है, इसी पे मेरा सब पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब पागल आंटी बुढ़ी थी, मर गई, मेरा धंधा खत्म हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा फिर? एक और मैं ही उसी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाने की कोशिश करूंगा ना, और अगर वो मर गई तो मैं एक और पगले को उधर डालूंगा ताकि वो भी उतना ही खतरनाक हो। सो नो, नन ऑफ अस हैव एन इंटरेस्ट इन ईरान बिकमिंग ग्लोबल। जो उनका, जो अभी उनको जो आइसोलेशन है उनका, आइसोलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आइसोलेशन समझ जाएंगे, करेक्ट, समझ जाएंगे। हाँ. जैसे बहुत ही खतरनाक रोग जब आता है, आपको आइसोलेशन में रखा जाता है ना, कोविड के टाइम, ऐसे वैसे अभी ईरान वैसे है। अगर वो आइसोलेशन टूटा और सबने उनको पैसा देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट देना शुरू किया, तो सऊदी अरेबिया का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, एमिरेट्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। ये डेंजरस है। और जब भी ईरान का आइसोलेशन खत्म हुआ है, उन्होंने किसकी मदद की है? पाकिस्तान की। क्यों वो पाकिस्तान का मदद करते हैं? पाकिस्तान हमेशा से उनसे ज्यादा गरीब रहा है। जो ईरानियन स्टेट का जो अपने दरिंदों पे कंट्रोल है ना, वो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह है। पुलिस काम करता है, सब कुछ काम करता है, सर्वेलेंस काम करता है। पाकिस्तान तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कुछ भी काम नहीं करता है। उनका डर रहता है कि पाकिस्तान को अगर काबू में नहीं रखा गया तो जो वो हिंदुस्तान के साथ कर रहा है वो हमारे साथ भी करेगा। उनको पता है कि हिंदुस्तान अपनी खुद देखभाल कर सकता है, तो वो पाकिस्तान की हर बार मदद करते हैं। इतना नहीं कि वो हिंदुस्तान को हरा पाए, पर बस इतना कि वो हिंदुस्तान को ही, उनका नजरिया हमेशा हिंदुस्तान पर ही हो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो उनका काला मुंह हमेशा हिंदुस्तान पर ही बुरी नजर होना चाहिए, और वो हिंदुस्तान को चुबाते भी रह सके ताकि उनके मन में भी ये हो, दे शुड नॉट लूज होप, कि वो हिंदुस्तान को बार बार चुबा सकते हैं और हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट गुड आइडिया फॉर अस, इट इज नॉट गुड फॉर द साउथ, इट इज नॉट गुड फॉर द Emiratis, it is not even good for Israel technically. Right. Israel, sir, one last question I have for you. Again, this may sound juvenile, but because it's being taught, ये डिस्कस होता रहता है सोशल मीडिया पर,
स्पेशली इन द लिबरल सर्कल्स, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर ने पैलेस्टाइन के लिए ट्वीट पोस्ट किया था कि सॉलिडारिटी ये वो, उसमें वो कहते हैं कि हाउ इज़राइल इज़ एन ऑक्यूपाइड लैंड सिंस 1948। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैटर, वो इरानियन लेडी जो थी, जो न्यूज़ रूम में पीछे ब्लास्ट हो रहा था, दे ऑल ऑफ देम, अ लॉट ऑफ देम इन फैक्ट suggest that Israel as a state is illegally occupied and that it should just cease to exist. What do you have to say on that? इनका obviously it's absolutely wrong to suggest something like that. एक तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि आप आप ये सारी चीजें ना करें, बट as someone who calls themselves liberals, for them to say something like this, it shocks me. कि आप फिर कैसे किस टाइप के लिबरल, लेकिन ये इतना कॉमन है, प्रेवलेंट अमंग द लिबरल्स, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो आपको व्हाई डू थिंक कि ये ऐसा उनका क्यों इतना सोचते होंगे इस तरह से? देखिए, ये बोलना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। कल मैं बोल सकता हूँ कि मैं भगवान हूँ, आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल में आप ही जोधपुर की महारानी हैं। कोई आपको रोक तो नहीं सकता, कोई आपको जेल में उसके लिए डाल नहीं सकता है। पर लोग समझेंगे कि मैं पागल हूं और लोग समझेंगे कि आप ही पागल हो गई, ठीक है ना। और वैसे थोड़ा स्वरा थोड़ी दिमाग की थोड़ी हिली हुई लगती है, वैसे भी हमेशा से थोड़ी बावली थी, पर अब थोड़ा ही ज्यादा वो बावलापन जब पागलपन में बदलता है ना, तो वो थोड़ा होने लग गया है। आई मीन देखिए, कोई करियर कहीं नहीं जा रहा है, फ्लॉप के बाद फ्लॉप हो रहा है, पति का करियर भी नहीं जा रहा है, वो इलेक्शन भी जीत नहीं पाते हैं कहीं, उनको कोई भाव ही नहीं दिया जा रहा है, तो चलिए ठीक है, जो है सो है, नो प्रॉब्लम। बट जब ऑक्यूपेशन की बात आती है, भाई हमारे पास इतिहास है, यहूदियों का 3000 साल का इतिहास है, उसमें से जो झूठ है वो बस 300 साल का है, कि उन्होंने 3000 साल से ही एक भगवान को पूजना शुरू किया था। ये बस एक झूठ है उनके कहानी, क्योंकि उन्होंने बस 2700 साल से, एक राजा था हेजिकाया नाम का, ये जो किंग डेविड और किंग सोलोमन थे ना, ये पक्का गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि वो उन्होंने कभी भी एक भगवान को पूजा नहीं था, उन्होंने सैकड़ों भगवान को पूजा था। 2700 साल पहले एक राजा बना हेजिकाया का नाम का, उसने बोला कि सब मूर्तियों को तोड़ो, इजराइल का बस एक भगवान है, बाकी जो हमारे साइड पे हैं उनका जितना भी भगवान होने दो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, पर जो इजराइल है उसका बस एक ही भगवान है और उसको नाम है याहवे, ठीक है। अब 2700 साल से ही ये चले आ रहा है, पर 2700 साल से हमको पता है वो वहां पे थे, उनके सब रूइंस मिले हैं, सब कुछ मिला है, इतिहास मिला है, लिखित इतिहास भी मिला है पत्थर पे, उनके कंस्ट्रक्शन भी मिले हैं, उनके कहानियां भी हैं जो दूसरे लोग भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने, आप बोल लो कि उन्होंने पूरा जो टोरा था ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये उन्होंने ही बनाया है, तो भाई रोमन लोग और यूनानी लोग कैसे हमको 2500 साल से बोले जा रहे हैं कि ये सब है, ठीक है ना, तो पूरे रिकॉर्ड्स हैं। अब देखिए, एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन उनका हुआ था रोम का, और रोम ने उनको सब निकाल दिया उधर से। अब जब रोम ने आपको निकाल दिया उधर से, वो तो ऑक्यूपेशन था, वो आपका डेपोर्टेशन था, एथनिक क्लेंजिंग था, तो अगर आप वापस अपने ही जमीन पे आ रहे हो, ये तो एंटी कॉलोनियलिज्म हुआ ना। उन्होंने किससे लड़ाई की थी? पैलेस्टाइन, जो ये लिबरल कहते हैं पैलेस्टाइन का लैंड है, वो पैलेस्टाइन का लैंड वो उन्होंने किससे लिया था? अंग्रेजों से। वो इट वाज अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, वो एंटी कॉलोनियल नहीं था। आप यहूदियों को देखो, काले यहूदी होते हैं इथियोपिया के, भूरे यहूदी होते हैं यमन, बसरा, बगदाद, ईरान से। वो गोरे, आधे गोरे हैं आधे काले हैं। अब वो बोलते हैं कि क्योंकि आपको 1300 साल पहले निकाला गया था,
आप वापस नहीं आ सकते। अगर आप वापस आते हैं आप ऑक्यूपायर हैं। ठीक है, मैं मानता हूं। फिर ये बताइए, इजराइल के बने 70 साल हो गए हैं। 70 साल पहले काफी सारे फिलिस्तीनियां उधर से या तो छोड़ के चले गए या निकाले गए। अगर आप 1300 साल के बाद वापस नहीं आ सकते हो, आप कैसे 70 साल के बाद वापस आ सकते हो? कोई रूल है क्या? रूल दिखा दीजिए मेरे को। 70 साल के अगर आप लौटोगे तो आप विक्टिम हो, पर 1700 साल बाद अगर आप लौटोगे आप ऑक्यूपायर हो। दिखा तो दो मेरे को, कहां रूल बुक है? कहते हैं ना, व्हाट इज सॉस फॉर द गूस इज सॉस फॉर द गैंडर। जो चटनी बॉम्बे सैंडविच पे पड़ती है वही चटनी समोसे पर भी पड़ती है। वही हरी चटनी जो जिसका स्वाद आप समोसे के साथ चख सकते हैं, वही बॉम्बे सैंडविच के साथ भी चख सकते हैं। ये हिंदी है फॉर व्हाट इज सॉस फॉर द गूस इज सॉस फॉर द गैंडर, क्योंकि इधर हम गूस खाते नहीं। तो हरा चटनी हर एक के लिए वही होता है। एक दुकान में 5 किस्म के हरे चटनी नहीं मिलेंगे आपको, और अगर 5 हरी चटनी भी मिल गए, उसमें पुदीना और हरा धनिया होना, उसके बगैर तो हरा चटनी बन ही नहीं सकता है ना। तीसरी बात, पैलेस्टाइन जो है, ये आपको पता है कहां से आता है? जो ओरिजिनल पैलेस्टीनियन थे, सो कॉल्ड, दे वर नॉट पैलेस्टीनियन, दे वर फिलिस्तीन। ठीक है, जो फिलिस्तीन्स थे वो ग्रीस से आए थे। इट इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज कोलैप्स। सो 1177 को हिंदी में क्या कहते हैं? 1177 गुजराती में, 77 अगेन हिंदी में। यार, टू नॉन हिंदी स्पीकर्स स्ट्रगलिंग इन हाँ, हिंदी। 3170 साल पहले हुआ था। इट इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज कोलैप्स। जो ब्रॉन्ज एज, जो कांस जमाना था, वो जब पूरा सब सिविलाइजेशन जब कोलैप्स हुआ, 2 ब्रॉन्ज एज कोलैप्स थे। एक लगभग 4000 साल पहले हुआ जिसमें हड़प्पा चला गया, हड़प्पा मोहनजोदारो चला गया। दूसरा उसके लगभग 800 साल बाद हुआ, जो जिसमें मिस्र ऑलमोस्ट मिट गया, पर जो बबलूनिया था, मेसोपोटामिया, वही बबलूनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, ये सब चले गए, हिटाइट सब कोई चले गए। उसी में ये लोग आए थे, और उधर क्या था कि सी पीपल नाम के लोग थे, जो यूनान, जो आज का यूनान है, उधर से आए थे। हमको ये क्यों पता है? क्योंकि मिस्र के राजा जिन्होंने इन लोगों को परस्त किया था, उनका नाम था रामसीस द फोर्थ, सॉरी रामसीस द थर्ड। और रामसीस द थर्ड में उनका नाम लिखा है पेलेसेट। ये इधर के नहीं है, ये कहीं और से आए हैं। देर कॉल्ड द सी पीपल, जो समुद्री लोग हैं, क्योंकि वो समंदर से आके जो सभ्य देश थे उन पे हमला करके उनका लूट मार बलात्कार करते थे। और वो बोलता है कि मेरा जो कॉलोनी है गाजा में, इजराइल में, उन पे हमला करने आए हैं। वो उनको परस्त करके उनको फिर उधर सेटलमेंट करवा देता है। और फिर हमको पता है, हमको 100% नहीं पता है कि ये पेलेसेट के नाम से वजह से ही वो फिलिस्तीन, इट इज वर्ड प्ले बट वी थिंक इट इज द सेम। ओके, पर यहूदियों के लिए जो नाम फिलिस्तीन है, पुराने यहूदी में उसका मतलब ही है दुश्मन। पैलेस्टाइन इन एंशिएंट हिब्रू इज, फिलिस्तीन मींस, यानी कि इफ यू से पैलेस्टीनिस्तान, अगर मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करूं, दुश्मनिस्तान। ओके, सो इट वाज नेवर कॉल्ड, वी डोंट नो व्हाट द पैलेस्टीनियंस कॉल्ड देमसेल्व्स। हमको अभी तक पता नहीं है उनको खुद का। जैसे एक एंडोनिम होता है, एक्सोनिम होता है। एंडोनिम आप खुद को क्या कहते हैं? हम भारतीय हैं। एक्सोनिम क्या है? दूसरे लोग आपको क्या कहते हैं? इंडियन। जापान खुद को निहोन बुलाता है, पर कोई भी उसको बाहर निहोन नहीं बोलता है, सब जापान बोलते हैं। ठीक है, सो एंडोनिम, एक्सोनिम, वी डोंट नो व्हाट देयर एंडोनिम वाज। फिर जब रोमनों ने
यहूदियों को का कत्ल करके, क्योंकि यहूदियों ने बहुत रिवोल्ट किया था रोम के खिलाफ जब यहूदियों को निकाला था उधर से। उन्होंने बोला कि हम इसका नाम क्या रख सकते हैं। पैलेस्टाइन उसके 700 साल पहले, यही जो राजा था ना हिजकिय्याह जिसका मैंने नाम बोला था, उसके टाइम से 700 साल के लिए कोई नाम ही आता नहीं है फिलिस्तीन। वो एक बस एक शब्द है यहूदी भाषा में, हिब्रू में, जिसका मतलब है दुश्मन। जैसे आजकल अगर हम किसी को पाकिस्तानी बोलें, वो माँ बाप के गाली से भी बहुत बहुत भद्दड़ गाली होता है ना। तो मैं बीसीएमसी बोलूंगा कोई बुरा नहीं मानेगा, पाकिस्तानी बोलूंगा तो एकदम डंडा फंडा निकाल के, बंदूक निकाल के मारने आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी तरह था। तो उन्होंने बोला हम क्या इस देश को नाम दे सकते हैं। समझ लीजिए कल चीन ने हमको बर्बाद कर दिया, हमको सब निकाल दिया इधर से। चीन हमको क्या नाम देगा? ईस्ट पाकिस्तान और न्यू पाकिस्तान, क्योंकि वो हम पाकिस्तान को गिफ्ट कर देगा। उसी तरह उन्होंने उसका नाम रखा था पैलेस्टीना। पैलेस्टीना सीरिया, पैलेस्टीना इनिशियली द प्रोविंस वाज कॉल्ड जुडेया, यहूदिया, बट इट वाज कॉल्ड जुडेया, इट वाज द रोमन प्रोविंस ऑफ जुडेया। ठीक है, फिर जबरदस्ती करने के लिए, वो नाक रगड़ने के लिए उसका नाम रखा गया। उसके बाद 2000 साल के लिए उसका नाम कभी भी फिलिस्तीन नहीं था। आप ऑटोमन मैप्स में देख लीजिए, ऑटोमन साम्राज्य था जो उधर 400 साल सल्तनत चलाता था, जिसका सुल्तान खलीफा भी था, उन्होंने भी उसका नाम कभी भी पैलेस्टाइन नहीं रखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अपने आप को रोमन के सपूत मानते हैं। आप जाके इंग्लैंड में देख लीजिए, इंग्लैंड का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है। एक है गॉथिक जो जर्मन से आया था, दूसरा था रेनेसांस जो इटली से आया था। और वो भी इटली से क्यों आया था? क्योंकि वो इटली में खुद वो अपने आप को फिर से रोमन बनाना चाहते थे। ठीक है, तो रोमन ने इसका क्या नाम रखा था? पैलेस्टाइन। तो हम इसका नाम रखेंगे पैलेस्टाइन। आपको पता है अरबी में प अक्षर नहीं है, वो पैलेस्टाइन बोल ही नहीं सकते, तो उसका नाम है या तो बैलेस्टाइन या तो फैलेस्टाइन। कहां का ऑक्यूपायर भाई? और देखिए जब एक पार्टीशन होता है, क्योंकि यूएन का प्लान क्या था? पार्टीशन प्लान था। यूएन ने पार्टीशन प्लान बनाया। पार्टीशन में पॉपुलेशन एक्सचेंज होता है। हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हिंदू इधर आए, और इवैक्यूए, इधर भी इवैक्यूए प्रॉपर्टी एक्ट है, उधर भी इवैक्यूए प्रॉपर्टी एक्ट है कि अगर आप इधर से गए आप वापस नहीं आ सकते, आप अपना प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये लोग जो हिंदुस्तान में ये सब बात करते हैं, ये क्यों ऐसे बकवास कर रहे हैं? क्योंकि ये वही पाकिस्तानियों को वापस आके अपना प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ताकि इन लोगों को प्रॉपर्टी मिले। दो कौड़ी के दल्ले हैं ये, इसीलिए बोलते हैं ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन। समझ रहे हो ना? उधर सॉर्ट हो गया, उधर अगर लीगल प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इधर भी फिर पाकिस्तानी वापस आके अपना सब प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। याद रखिए। इंटरेस्टिंग। सो दिस इज अ वेरी इंसिडियस गेम दैट दीज पीपल प्ले। पर लिबरल्स तो हमेशा ही वो दिमागी, उनमें कुटिल के सिवाय और कुछ होता नहीं। वैसे अगर आप सांप देखोगे और लिबरल देखोगे, पहले तो लिबरल को ही पीटना चाहिए, वैसे सांप को कभी नहीं पीटना चाहिए। सांप भगवान के समान। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है ठीक है। आई थिंक दिस हैज बीन क्वाइट। अगर आप सांप और लिबरल को देखें, सांप को बोलिए सांप भगवान, देखिए वो लिबरल है, वो सांप बिना कुछ बोले उसी को डसेगा, गारंटी। राइट। On that note, thank you so much. This has been very, actually a lot of the things ये सब पढ़ते हैं, वो पता है कि कहाँ क्या है, बट जब कोई बात करता है, डिस्कशन होता है, तो ये जो क्लैरिटी कुछ ज्यादा ही अलग लेवल की आती है। तो आई थिंक काफी
informative this discussion has been, at least personally for me. I'm sure the viewers would also उनको भी लगेगा कि नहीं, काफी एनलाइटनिंग डिस्कशन था, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न अगेन काफी कॉम्प्लिकेटेड है. हम इंडिया पाकिस्तान में ही इतना उलझे रहते हैं कि हमें मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पता होता है. So I'm so glad you joined us, and I'm hoping हम जल्दी फिर से बात करेंगे, because I'm pretty sure this is 45 minutes में तो इतना डिस्कस नहीं हो पा रहा है, but this needs to be talked about so that we know. वो नहीं होता कि those who forget history are condemned to repeat it. Condemned to repeat it, बिल्कुल, हाँ. So let's not forget our history. वो लेफ्टिस्ट हमारे को जानबूझ के हमारा हिस्ट्री भुलाते रहते हैं. Right, right. है ना, तो यही है. So let's talk on that. Thank you. All Thank right. you so much. Thank you so much for joining us. Okay. Thank you. Bye bye then. Bye.